प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम कृषि जीव विज्ञान में टिड्डे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले टिड्डे के पार्ट फर्स्ट में अपन ने टिड्डे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें टिड्डे का वैज्ञानिक नाम, टिड्डे के सामान्य लक्षण, इसके अलावा टिड्डे की बाह्य संरचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम टिड्डे में आगे जो मुखांग है, टिड्डे का जीवन चक्र है, टिड्डे का कृषि में क्या महत्व है, इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज अपन लेते हैं टिड्डे के मुखांग। टिड्डे के मुखांग जो मुख के अंदर के पार्ट होते हैं, दांत, जीभ वगैरह, इनको अपन मुखांग कहते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए, टिड्डे के जो मुखांग होते हैं इसके बारे में आपको पता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि टिड्डे के जो मुखांग होते हैं, काटने व चबाने वाले। कैसे होते हैं? काटने व चबाने वाले होते हैं। काटने व चबाने वाले होते हैं, जिन्हें इस पर ध्यान देना, जिन्हें आदिम प्रकार या इंग्लिश में कहते हैं प्रीमिटिव कहा जाता है। टिड्डे में काटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं, जिन्हें अपन आदिम प्रकार या प्रीमिटिव कहते हैं। आदिम का मतलब है मनुष्य के समान बड़े दांत होते हैं टिड्डे में, इसलिए इसके मुखांगों को अपन आदिम प्रकार के मुखांग कहते हैं। और जो काटने व चबाने वाले हैं, इनको अपन इंग्लिश में कहते हैं मैंडीबुलेट। ज़्यादातर सभी कीटों में, कुछ कीटों को छोड़कर, जैसे मक्खी वगैरह इनको छोड़कर, तितली वगैरह इनको छोड़कर, ज़्यादातर कीटों में काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अब टिड्डे में जो मुखांग होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, टिड्डे में मुखांग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। टिड्डे में 5 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना है आपको। पहला जो मुखांग होता है वो होता है लेब्रम, जिसको अपन कहते हैं ऊपरी ओष्ठ। ऊपर का जो होठ होता है लेब्रम, ऊपरी ओष्ठ बोलते हैं। इसका जो कार्य है, सिंपल सा कार्य है, मुख को आगे से या ऊपर से आगे से बंद करना। तो पहला मुखांग होता है टिड्डे में लेब्रम, जिसको अपन ऊपरी ओष्ठ कहते हैं। कार्य क्या हो गया इसका? मुख को आगे से बंद करना। दूसरा जो मुखांग होता है वो होता है, इसका इम्पोर्टेंट है सबसे, मैंडीबल, जिसे कहते हैं चिबुकास्थी। मैंडीबल या चिबुकास्थी, इसका जो कार्य होता है वह है भोजन को काटना व चबाना। सबसे इम्पोर्टेंट मुखांग होता है ये। पिछली बार एग्जाम में भी आया था, चिबुकास्थी या मैंडीबल का कार्य बताए, तो आप बताएंगे भोजन को काटना व चबाना, क्योंकि इसमें
आरी जैसे, आरी के समान, तीखे, आरी जैसे दांत होते हैं। तो मैंडिबल का कार्य है भोजन को काटना व चबाना। तीसरा जो मुखांग आता है वो है मैक्सिला। तीसरा जो मुखांग है वो होता है मैक्सिला, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं जंभिका। मैक्सिला हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं जंभिका, इसका कार्य होता है भोजन को पकड़कर, भोजन को पकड़कर मैंडिबल्स के बीच या मैंडिबल के बीच में लाना। तो भोजन को पकड़कर मैंडिबल्स के बीच में कौन लाता है? मैक्सिला या जंभिका, जिससे मैंडिबल्स फिर उस भोजन को काटता है और उसको चबाता है। इसके बाद में अपन बात करें नंबर 4। नंबर 4 पे जो मुखांग आता है ध्यान देना है, जैसे आपने पहले पढ़ा था ऊपरी ओष्ठ, उसको अपन कहते हैं लेब्रम। अब नंबर 4 पे जो आता है लेबियम, लेबियम जिसे अपन बोलते हैं निचला ओष्ठ या नीचे वाला ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ से है, जिस प्रकार ऊपरी ओष्ठ होता है तो लेबियम को अपन बोलते हैं निचला ओष्ठ। ये मुख को, लेब्रम या ऊपरी ओष्ठ मुख को आगे से बंद करता है। इसमें आप बताएंगे ये मुख को नीचे से बंद करता है, नीचे से बंद करता है। तो ये चौथा मुखांग हो गया लेबियम। अब इसके बाद में लास्ट जो मुखांग पाया जाता है वो होता है हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स जिसे हिंदी में कहते हैं अधोग्रसनी, अधोग्रसनी। हाइपोफैरिंक्स एक प्रकार से टिड्डे की जीभ होती है। हाइपोफैरिंक्स जीभ का कार्य करता है। हाइपोफैरिंक्स जो मुखांग है वो किसका कार्य करता है? जीभ का। तथा इसके पास ही लार ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो टिड्डे में आपको ध्यान रखना है, टिड्डे के मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं, जिन्हें अपन आदिम प्रकार या प्रिमिटिव कहते हैं। टिड्डे में 5 प्रकार के मुखांग होते हैं। पहला होता है लेब्रम, दूसरा होता है मैंडिबल, तीसरा होता है मैक्सिला, चौथा होता है लेबियम और पांचवा जो मुखांग है वो है हाइपोफैरिंक्स। इन पांचों मुखांगों के नाम और इनके कार्य आपको याद रखने हैं। तो ये टिड्डे के मुखांग कंप्लीट। इसके बाद में अपन टिड्डे के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि जीवन चक्र कैसा होता है, जीवन चक्र में कितनी अवस्था होती है। तो ध्यान दे इधर। जीवन चक्र की बात करें, ध्यान से समझना इधर। जीवन चक्र तो देखिए टिड्डे का जो जीवन चक्र होता है उस जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्था पाई जाती है? टिड्डे के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती है। 3 अवस्था पाई जाती है। अब वो 3 अवस्था कौन कौन सी, ध्यान से देखना। सबसे पहली अवस्था जो आपको पता है, कीटों में कीट अंडे देते हैं, तो पहली अवस्था क्या होगी? अंडा। दूसरी अवस्था इसमें होती है शिशु और तीसरी अवस्था इसमें होती है प्रौढ़।
प्रौढ़ या जिसको अपन वयस्क भी कहते हैं। अब ध्यान दे इधर, सामान्यतः कीटों के अंतर्गत 4 अवस्था, यानी उनके जीवन चक्र में 4 अवस्था होती है। ध्यान दें, पहली अवस्था सभी में अंडा होती है। दूसरी जो अवस्था बनती है वो लार्वा, या जिसको अपन शिशु या जिसको अपन निम्फ, गिडार, सूंडी आदि अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। ये दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था अंडा टूटते ही जो छोटा शिशु बाहर निकलेगा उसको अपन लार्वा, शिशु, निम्फ, गिडार या सूंडी कहते हैं। अलग अलग कीटों में अलग अलग अवस्थाएं होती है। तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है कर्मिकोस या अपन इसको प्यूपा, प्यूपा या कोशित अवस्था भी कहते हैं। ये तीसरी अवस्था होती है कीटों में। और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है प्रौढ़ या इसको अपन बोलते हैं वयस्क। जिस कीट में ये चारों अवस्थाएं पाई जाए तो उस कीट का जो कायांतरण होता है, वो होता है पूर्ण। यानी जिसमें पूर्ण कायांतरण कब होगा? जब उसमें चारों अवस्थाएं पाई जाए। लेकिन टिड्डे में ध्यान दे 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्था नहीं होती? इसमें तीसरी अवस्था कौन सी? कर्मिकोस या प्यूपा नहीं होती। इसलिए इसको अपन कहते हैं टिड्डे में कायांतरण किस प्रकार का होगा? तो आप बताएंगे अपूर्ण कायांतरण। टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो तीसरी अवस्था होती है जीवन चक्र की, कर्मिकोस, वो नहीं पाई जाती। मादा के द्वारा अंडा दिया जाता है, उससे अंडे के टूटने के बाद में शिशु बाहर निकलता है और वो शिशु जब बड़ा हो जाता है उसको प्रौढ़ कहते हैं। यानी इसमें तीसरी अवस्था नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टिड्डे के जीवन चक्र में 3 अवस्था होती है, जिसके कारण इसका कायांतरण कैसा होता है? अपूर्ण। और अन्य कीटों में जिनमें 4 अवस्था पाई जाती है उनका कायांतरण क्या होता है? पूर्ण कायांतरण होता है। अब ये जो अवस्था है, इन अवस्थाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो पहली अवस्था अपन लेते हैं, तो टिड्डे की जो पहली अवस्था है, मैंने बताया अभी आपको पहली अवस्था कौन सी है? अंडा। देखिए अंडे में आपको याद रखना है कि मादा टिड्डा जो है, मादा टिड्डा सितंबर के अंतिम पखवाड़े का मतलब 15 दिन, पखवाड़े में या अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में अंडे देना प्रारंभ करती है। अब अंडे देने से पहले क्या क्रिया होती है कि नर व मादा के बीच क्या होगा? मैथुन क्रिया होती है। मैथुन क्रिया होती है जो कई घंटों तक चलती है। मैथुन के बाद आपको ध्यान देना है, मैथुन के बाद नर मर जाता है। कब मरता है नर? तो आपको बताना है कि मैथुन के बाद नर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मादा जो है, मैथुन के बाद
अंडे देना प्रारंभ करती है, अंडे देना प्रारंभ करती है। अब मैंने आपको बताया था अंडे जो दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, पार्ट फर्स्ट में बताया था। तो मैंने बताया था कि जो मादा टिड्डा होती है वह अपने अंडरोपक, मैंने बताया था अंडरोपक जो मादा का जो उदर भाग होता है उसके अंतिम सिरे पे एक नुकीला भाग होता है, इसको अपन कहते हैं अंडरोपक। अंडरोपक की सहायता से अपनी कूदने वाली टांगों के द्वारा, कौन सी टांगे, जो पिछली टांगे होती है, पिछली यानी पश्च वक्ष पे जो स्थित होती है वो कूदने वाली टांगे होती है। इन कूदने वाली टांगों के ऊपर मादा टिड्डा खड़ा होकर नम मिट्टी में, नम भूमि में अपने अंडरोपक को गड़ाकर, मैंने पहले बताया था पार्ट फर्स्ट में, अंडरोपक को गड़ाकर गोल गोल घूमती है। अब गोल गोल घूमने से वहां पे क्या बन जाएगा, गोल गोल घूमती है जिससे वहां पे क्या बन जाएगा, गड्ढा। उस गड्ढे में ये अपने गड्ढे में अपने अंडकोष्ठ, जिसमें अंडे होते हैं, अंडकोष्ठ, इस अंडकोष्ठ को भूमि में रख देती है। अब अंडकोष्ठ को भूमि में रखने के बाद में अपने, ये भी मैंने बताया था, अपने जनन छिद्र से एक झागदार पदार्थ निकालती है, जो वो झागदार पदार्थ उस अंडकोष्ठ पर सीमेंट की तरह जम जाता है। अंडकोष्ठ में मैंने बताया था कितने अंडे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 40 अंडे। कितने होते हैं, 40 अंडे उस अंडकोष्ठ में होते हैं। और अंडे देने के बाद मादा भी मर जाती है, अर्थात एक वर्ष में एक ही पीढ़ी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि टिड्डे में कितनी पीढ़ी पाई जाती है वर्ष में, तो आपको बताना है एक ही पीढ़ी पाई जाती है, क्योंकि मैथुन के बाद तो क्या मर जाता है, नर, और अंडे देने के बाद में क्या मर जाती है, मादा। अब ये जो अंडे हैं, जो अंडकोष्ठ में मैंने आपको बताया था, अंडकोष्ठ में 9 महीने तक, कितने महीने तक रहते हैं, 9 माह तक अंडे भूमि में अंडकोष्ठ में रहते हैं, अंडकोश में रहते हैं। कितने महीने तक? 9 महीने तक, 9 माह तक या 9 महीने तक। ठीक है, तो ये पहली अवस्था हो गई अंडा। अब दूसरी अवस्था की अपन बात करें, दूसरी अवस्था शिशु, शिशु अवस्था। अब शिशु अवस्था में क्या होगा? शिशु अवस्था में क्या होगा? अंडों के परिपक्व होने के बाद अंडे टूट जाते हैं और उनमें से बिना पंखों वाले, कैसे? बिना पंखों वाले शिशु बाहर निकलते हैं। आपको ध्यान रखना है, शिशु बाहर निकलते हैं। जो छोटे बच्चे होंगे उनमें पहले पंख नहीं पाए जाते, ध्यान देना है। बिना पंखों वाले शिशु बाहर निकलते हैं। अब ये शिशु क्या होते हैं?
जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फुदकने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, भोजन के लिए। यानी जैसे अंडों से बाहर निकलेंगे तो ये भोजन के लिए फुदकने लगते हैं। जैसे जैसे इनको भोजन मिलेगा इनके शरीर का आयतन बढ़ता जाता है और आयतन बढ़ने पर ये अपने शरीर पर पाए जाने वाले काइटिन के ढांचे को त्याग देते हैं और नया ढांचा प्राप्त करते हैं। यानी जैसे ये बड़े होंगे तो उनके शरीर पर जो काइटिन का आवरण पाया जाता है ये इसको क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं और दूसरा यानी नया काइटिन का आवरण प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो क्रिया है, ध्यान देना, अपने शरीर पर पाए जाने वाले काइटिन के ढांचे को त्याग कर नया ढांचा प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं निर्मोचन। ज़्यादातर कीटों में निर्मोचन पाया जाता है। कुछ कीट अपनी त्वचा को त्यागते हैं और नई त्वचा प्राप्त करते हैं तो उसको अपन त्वचा निर्मोचन कहते हैं। अब ये क्रिया क्या कहलाती है? निर्मोचन कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो शिशु है, शिशु प्रौढ़ बनने तक, कब तक? प्रौढ़ बनने तक लगभग 5 से 6 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए टिड्डा कितनी बार, यानी टिड्डे का शिशु कितनी बार निर्मोचन करता है, यानी कितनी बार अपने शरीर के ढांचे को त्यागता है और नया ढांचा प्राप्त करता है, तो आपको बताना है 5 से 6 बार निर्मोचन करता है। 5 से 6 बार निर्मोचन करता है, यानी अपने शरीर के ढांचे को 5 से 6 बार त्यागने के बाद ये शिशु किस में बदल जाता है? प्रौढ़ में बदल जाता है। ये क्रिया आपको याद रखनी है। अब ध्यान दे इधर, दूसरी अवस्था कंप्लीट। अब अपन तीसरी अवस्था जो प्रौढ़ अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था तो मैंने आपको बताया शिशु कितनी बार? 5 से 6 बार निर्मोचन करके प्रौढ़ अवस्था में बदल जाते हैं। प्रौढ़ अवस्था में बदल जाते हैं। अब प्रौढ़ अवस्था में क्या होगा? प्रौढ़ अवस्था में प्रौढ़ नर या मादा बनेंगे तो वही प्रोसेस चलता रहेगा। नर और मादा आपस में मैथुन करेंगे, मैथुन के बाद में कौन मर जाएगा? नर, और अंडे देने के बाद में क्या मर जाएगी? मादा। तो ये प्रौढ़ होता है, तो प्रौढ़ वापस अंडे देगा मैथुन के बाद में, ठीक है, फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो आपको जीवन चक्र किस प्रकार से होता है ये इधर देखिए आप, तीनों अवस्था किस प्रकार से होती है। ध्यान दीजिए इधर, इसमें आपको मैं चार्ट बनाकर समझा रहा हूं। टिड्डे का जीवन चक्र, टिड्डे का जीवन चक्र। ध्यान दे इधर, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं वयस्क या प्रौढ़। वयस्क या प्रौढ़, जब मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन के 7 से 10 दिन बाद, ध्यान से देखना, 7 से 10 दिन बाद वयस्क से क्या बनेगा? मादा क्या देगी? अंडा। मादा क्या देगी? अंडा। अब मैंने आपको बताया था ये जो अंडा है कितने माह तक?
9 माह तक भूमि में कहाँ रहता है? भूमि में रहता है। ठीक है, भूमि में रहता है। अब अंडा टूटेगा 9 माह बाद में और क्या निकलेंगे बाहर? शिशु। शिशु की प्रथम अवस्था, इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी अवस्था बनेगी पहले? प्रथम अवस्था। ध्यान से समझना इसको। अब शिशु की प्रथम अवस्था है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट निर्मोचन, पहला निर्मोचन। मैंने बताया था 5 से 6 बार निर्मोचन करता है शिशु। तो पहला निर्मोचन हुआ तो शिशु की कौन सी अवस्था बनेगी? अब दूसरी अवस्था। तो यहां पे लिखेंगे शिशु द्वितीय अवस्था। शिशु की कौन सी अवस्था बनेगी? द्वितीय अवस्था। अब इसमें क्या होगा? दूसरा निर्मोचन। दूसरा निर्मोचन होगा तो शिशु की कौन सी अवस्था बनेगी? तृतीय। शिशु की कौन सी अवस्था बनेगी? तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था बन गई। अब फिर क्या होगा इसमें? कौन सा निर्मोचन? तीसरा निर्मोचन। तीसरा निर्मोचन हुआ तो शिशु की कौन सी अवस्था बनेगी? तो आप लिखेंगे शिशु चतुर्थ अवस्था। अब कौन सा निर्मोचन होगा? चौथा निर्मोचन। चौथा निर्मोचन, तो यहाँ पे लिखेंगे शिशु पंचम अवस्था। अब शिशु पंचम अवस्था में फिर कौन सा निर्मोचन होगा? पांचवा निर्मोचन। पांचवा निर्मोचन, तो पांचवें निर्मोचन के बाद में ये किस में बदल जाएगा? वयस्क में बदल जाएगा। फिर वो प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको ध्यान रखना, जीवन चक्र में वयस्क नर और मादा मैथुन करते हैं। मैथुन के 7 से 10 दिन बाद क्या बनेगा? अंडा। ये अंडा कितने माह तक? 9 माह तक भूमि में रहेगा। भूमि में रहने के बाद में जब अंडा टूटेगा, यानी इनका जब उष्मायन काल या पकने का समय या हीटिंग पीरियड पूरा हो जाएगा, तब अंडे टूटेंगे और अंडों से जो पहला शिशु निकलेगा उसको अपन प्रथम अवस्था कहते हैं। ठीक है, पहला शिशु, इसमें पंख नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, पंख नहीं होते। प्रथम अवस्था बनेगी। जब इसमें पहला निर्मोचन होगा और शिशु की द्वितीय अवस्था बनेगी तो इसमें आ जाएंगे पंख। इसमें आ जाएंगे पंख। अब शिशु की द्वितीय अवस्था बन गई। अब ये शिशु की द्वितीय अवस्था दूसरा निर्मोचन करेगी तो शिशु की तृतीय अवस्था बनेगी। शिशु की तृतीय अवस्था तीसरा निर्मोचन करेगी तो शिशु की चतुर्थ अवस्था बनेगी। चतुर्थ अवस्था चौथा निर्मोचन करेगी तो शिशु की पंचम अवस्था। यहाँ पे लिखेंगे शिशु पंचम अवस्था, ये आपको ध्यान देना है, शिशु पंचम अवस्था। ठीक है, अब ये पांचवा निर्मोचन करते ही ये शिशु की जो पांचवी अवस्था है किस में बदल जाएगी? वयस्क में, क्योंकि इसमें तीसरी अवस्था होती नहीं है, इसलिए ये शिशु डायरेक्ट किस में बदलेगा? वयस्क में। तो ये चार्ट आपको याद रखना है टिड्डे के जीवन चक्र का। अब इसमें आपको ध्यान देना है, आपसे पूछ ले जाए कि शिशु को वयस्क बनने में, शिशु को वयस्क बनने में कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 70 से 80 दिन। कितना समय लगता है? 70 से 80 दिन। ये नर के लिए है। और मादा के लिए बात करें तो आप बताएंगे 80 से 90 दिन। 80 से 90 दिन। नर 70 से 80 दिन में शिशु से क्या बन जाएगा? वयस्क। जबकि मादा शिशु से वयस्क बनने में कितना समय लेगी? 80 से 90 दिन। तो ये टिड्डे का जीवन चक्र कंप्लीट। अब देखिए टिड्डे का कृषि में क्या महत्व है।
टिड्डे का कृषि में महत्व है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दे इधर। टिड्डा वैसे तो फसलों को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। ये खरीफ की फसलों को लगभग पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है, यानी इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने व चबाने वाले होते हैं, जिससे ये पेड़ों की पत्तियों को या कोमल तनों को खाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये हानिकारक के साथ साथ कृषि में लाभदायक भी है, क्योंकि एक तो टिड्डा जो मल त्याग करता है, क्या करता है, मल त्याग, तो उस मल त्याग के कारण खाद प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, खाद, जो बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा टिड्डे के द्वारा, टिड्डे की खाद में या टिड्डा जब मर जाता है तो उसमें टिड्डे से उसको नाइट्रोजन प्राप्त होती है, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसके अलावा खाद प्राप्त होती है, खाद प्राप्त होती है, ठीक है। तो टिड्डा हानिकारक व लाभदायक दोनों होता है, यह आपको ध्यान देना है। इसके अलावा टिड्डा पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। जीवों का वातावरण के साथ संबंध पारितंत्र को या पारितंत्र में संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। यानी टिड्डे को जो खाने वाले हैं, टिड्डे को जैसे मकड़ी, तोता, मैना, पक्षी आदि, खेतों में ये पक्षी जो पाले जाते हैं कीटों को खाने के लिए, तो ये टिड्डा जो है उनके भोजन के रूप में काम में आता है। यानी जो परभक्षी पक्षी हैं, परभक्षी लाभदायक पक्षी जो खेतों में रहते हैं, जो कई प्रकार के कीटों को खाकर नष्ट कर देते हैं, तो इन परभक्षियों के लिए टिड्डा भोजन के रूप में भी काम में आता है। इसके अलावा इसको फसलों को इससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है, मल त्याग ज़्यादा करता है जिससे खाद प्राप्त होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, दक्षिणी मैक्सिको में, ध्यान देना आपको, ये क्वेश्चन आता है अधिकतर टिड्डे से। दक्षिणी मैक्सिको में टिड्डे से एक व्यंजन बनाया जाता है, एक मिठाई बनाई जाती है, व्यंजन बनाया जाता है, उसका नाम आपको याद रखना है, जिसे चापूलाइन, क्या कहते हैं, चापूलाइन। आपसे पूछ रहा है चापूलाइन क्या है, तो आप बताएंगे कि दक्षिणी मैक्सिको में टिड्डे से एक प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है। दक्षिणी मैक्सिको में टिड्डे से एक प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है जिसे अपन कहते हैं चापूलाइन। ये आपको ध्यान रखना, जिसे मिर्ची के सॉस के साथ, किसके साथ, मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चापूलाइन्स क्या होते हैं, तो आप बताना। दक्षिणी मैक्सिको में टिड्डे से एक व्यंजन बनाया जाता है जिसे अपन चापूलाइन कहते हैं, और इसे मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है। अब ध्यान दो, इसके अलावा टिड्डे को इंडोनेशिया, जावा, चीन आदि देशों में तलकर खाया जाता है, यानी भोजन के रूप में भी टिड्डा काम में आता है। तो आज अपन ने टिड्डे के मुखांक के बारे में, टिड्डे के जीवन चक्र के बारे में और
टिड्डे का कृषि में महत्व पढ़ा। आज ये आपका जो चैप्टर नंबर 11 है कृषि जीव विज्ञान का वो कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपके सामने में आऊँगा और जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपको क्लियर करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।